नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। बच्चों, यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैट्रिक बोर्ड के अलावा कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से प्रश्न रहते हैं। 90 प्रश्न को हम लोग आज पढ़ेंगे। और साथ ही बच्चों, जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, वे मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वे मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, और पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है बच्चों। पहला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है, और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है। बच्चों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर से निकलने वाले सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए उसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। साथ ही बच्चों, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एसटीएच हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि प्रदान करता है, जिसके कारण एसटीएच हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है। ये सभी बच्चों आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन का स्राव कहां से होता है? थायरोक्सिन एक मानव हार्मोन है जो मनुष्य के थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। थायरोक्सिन हार्मोन मानव के थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। ध्यान दीजिए बच्चों, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होती है। अगला सवाल है बच्चों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन अर्थात भोजन का पचना एक उपचयन क्रिया है। भोजन का पचना एक उपचयन क्रिया है। बच्चों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? जो फल बेचने वाले व्यक्ति फलों को पकाने के लिए ध्यान दीजिए एथिलीन हार्मोन या एथाइलिन का प्रयोग करते हैं। यही एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूपों में पाया जाता है, और हम लोग इन गैस को रासायनिक रूप से भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, इसे हम लोग अपनी भाषा में कार्बेट भी कहते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह संरचना
जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, तो जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे हम लोग ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की होती है? ध्यान दीजिए आपका, तो जो अग्नाशय है हमारे शरीर में, जो अग्नाशय है, अग्नाशय एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है। और बच्चों एक बात और याद रखना है, अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ ही अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से, अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कम स्राव होने से मानव शरीर में डायबिटीज, चीनी या शुगर रोग हो जाता है। यह सवाल बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सवाल बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों यह सवाल पूछा जाता है कि मानव शरीर में किन हार्मोन की कमी से डायबिटीज या शुगर या चीनी रोग हो जाता है। तो वह हार्मोन बच्चों इंसुलिन हार्मोन है, जो कहां से स्रावित होता है? जो अग्नाशय से स्रावित होता है। जो कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहता है? तो आपका है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सा है बच्चों? एड्रीनल ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर, किडनी के दोनों ओर ऊपर की ओर स्थित रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल अंतःस्रावी ग्रंथि। और बच्चों याद रखिएगा, यही एड्रीनल ग्रंथि है जिससे एड्रीनालिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और जो हमारे मस्तिष्क में गुस्सा, उत्तेजना को जगाने का काम करता है। और साथ ही बच्चों इस ग्रंथि से निकलने वाले एड्रेनालिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि जो हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग कान के द्वारा किसी चीज को सुनते हैं, लेकिन वह ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो वह मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम श्रवण ग्राही का होता है। किसका होता है? श्रवण ग्राही का होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। अगला सवाल है ग्वाइटर अथवा घेघा रोग, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि ग्वाइटर या घेघा रोग किस चीज की कमी से पनपता है, यह किस चीज की कमी से होता है? तो ग्वाइटर या घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। याद रखना है आप लोग को बच्चों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एड्रीनालिन हार्मोन स्रावित होता है। अभी तुरंत हमने आपको बताया एड्रीनालिन हार्मोन स्रावित होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, जिसका अंग्रेजी नाम एड्रीनल ग्रंथि है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इनमें से कौन ऐसा अंग है जो संवेदना को ग्रहण नहीं करता है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, कान संवेदना को ग्रहण करते हैं, आंख भी ग्रहण करते हैं, नाक भी ग्रहण करते हैं, लेकिन दिमाग हमारे संवेदना को ग्रहण नहीं करते हैं। दिमाग हमारे संवेदना को ग्रहण नहीं करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिमाग या मस्तिष्क उसको कह सकते हैं। चलिए अगला है मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहां से निकलता है? तो मेरु रज्जु मेडुला से निकलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यहां पर जो आपको 4 हार्मोन दिया गया है, इन 4 हार्मोन में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? तो आपका इथाइलिन है। कौन सा गैस है बच्चों? कौन सा हार्मोन है बच्चों? इथाइलिन हार्मोन है जो गैसीय रूपों में पाया
जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? कि इनमें से जो 4 हार्मोन आपको दिया है, इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है? तो इन चारों में से ध्यान दीजिए बच्चों, इंसुलिन मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य अर्थात बीच, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान है उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, या इसे सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। उसे सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। बच्चों इस प्रश्न का दूसरा स्वरूप है, 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का पूछने का दूसरा स्वरूप है, दूसरा तरीका है कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं, जिसे सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि रहता है वह कौन सा है? वह अधिवृक्क ग्रंथि है। वह कौन सा है? अधिवृक्क ग्रंथि है, जो किडनी के पास ऊपर की ओर स्थित रहता है। चलिए अगला सवाल है, बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीव वैसा जीव जिसका शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं का बना है, अर्थात बहुत कोशिकाओं का बना है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बच्चों ध्यान दीजिए कि बहुकोशिकीय जीवों में 2 प्रकार का समन्वय होता है। एक रासायनिक समन्वय होता है और दूसरा तंत्रिका समन्वय होता है। इसलिए आपका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना है, तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? याद रखिएगा बच्चों, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिए बच्चों, वही हुआ प्रधान नियंत्रक ग्रंथि। इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधान नियंत्रक ग्रंथि का अर्थ होता है मास्टर ग्रंथि। इसका अर्थ हो रहा है क्या? मास्टर ग्रंथि। तो हमने अभी तुरंत आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि को, किसे? पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसी को प्रधान नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है, और इस ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है। यह भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? तो नलिका विहीन होती है। ध्यान दीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ध्यान दीजिए बच्चों कि मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? पहला सवाल है सोचने के लिए, जी बिल्कुल सही है। दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, ये भी सही है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये भी सही है। अर्थात आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल है, 25वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? जन्म हार्मोन कहा जाता है। तो वह बच्चों आपका ऑक्सीटोसिन। ध्यान दीजिए बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये एक मानव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? ध्यान दीजिए बच्चों,
अगर हम लोग मानव हार्मोन की बात करें तो कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो मनुष्य, जो पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है और कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि टेस्टोस्टेरोन एक मानव हार्मोन है जो पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है, ये अगला सवाल है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, कि किस पादप हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझाने लगती है। तो आपका है बच्चों एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। इसे हम लोग ABC हार्मोन भी कहते हैं। यह एक रासायनिक पदार्थ भी है बच्चों। इस रासायनिक पदार्थ को पौधों के पत्तों पर अगर छिड़क दिया जाए तो उनकी पत्तियां मुरझाने लगती है। ध्यान दीजिए बच्चों, जिस पौधों से इस हार्मोन का स्राव होता है उसकी पत्तियां मुरझाने लगती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान दीजिए बच्चों कि जो हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होना या ना होना, उसको जो कंट्रोल करने की जो क्रियाविधि होता है और कितना मात्रा में वह स्रावित होगा, यह कंट्रोल करना यह पुनर्भरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्भरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ध्यान दीजिए कि अगर जड़ वृद्धि कर रहा है तो वह कौन सा अनुवर्तन कहलाता है। तो जड़ अगर वृद्धि करता है बच्चों तो वह गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, क्योंकि जड़ गुरुत्वाकर्षण धरती के नीचे की ओर वृद्धि करता है। बच्चों अगर हम जानेंगे तो एक प्रकाश अनुवर्तन होता है, इसमें पेड़ पौधे प्रकाश की दिशा में वृद्धि करते हैं, अर्थात ऊपर की दिशा में वृद्धि करते हैं, और इस पौधों के तना एवं पत्तियां वृद्धि करते हैं, तथा उनका जड़ जो होता है धरती के नीचे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करते हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क किस भाग का हिस्सा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये सब पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ये तीनों पीछे वाले मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है इसका मतलब ऐच्छिक है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है इसका मतलब ऐच्छिक है कि कौन सा ऐसा क्रिया है जो हमारे इच्छा पर काम करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, वमन का मतलब होता है उल्टी आना, अर्थात उल्टी हमारे इच्छा पर नहीं आता है। दूसरा नंबर है चबाना। हाँ, ये हमारे इच्छा पर हो सकता है, हम जब चाहेंगे मुंह को चबला सकते हैं यम यम करके, और अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम नहीं चबा सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, लार आना। क्या लार जो मुख में आता है वह हमारे कंट्रोल में है, उस पर हम नियंत्रित कर सकते हैं? वो हमारे इच्छा से लार का स्रावित होता है? जी नहीं होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कन भी हमारे इच्छा पर नहीं चलता है, वो अपने मन से धड़कते रहता है। अर्थात कहने का मतलब है अगर हम चाहेंगे कि हृदय की धड़कन को रोक लें तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं इन चार ऑप्शन में से चबाने का जो क्रिया हो रही है वह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अर्थात वो ऐच्छिक क्रिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। बच्चों घेघा रोग को गलघोंटू रोग भी कहा जाता है, घेघा रोग को गलगंठ रोग भी कहा जाता है, घेघा रोग को ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। इसलिए इनका चारों नाम याद रखिएगा, घेघा, गलघोंटू, गलगंठ, ग्वाइटर, चारों इनका नाम है
और ये चारों किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और इस रोग को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ध्यान दीजिए कि हमारे मस्तिष्क का आखिर ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति को और शरीर की स्थिति और उसके संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वह आपका अनुमस्तिष्क है बच्चों, वह आपका अनुमस्तिष्क है। क्या है? अनुमस्तिष्क है, जिसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। मस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं, याद रखिएगा, इंग्लिश में उसे सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और एक बात करें, अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? तो अग्र मस्तिष्क को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसी में क्या होता है बच्चों? प्रमस्तिष्क भी होता है। चलिए अगला सवाल है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है कि पौधों से स्रावित होने वाला साइटोकाइनिन हार्मोन जो है किस काम के लिए वो सहायक होता है? तो पहला ऑप्शन है परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पौधों के जो ऊपर का जो भाग, शीर्ष भाग होता है, प्रो भाग, उसी की लंबाई को वो वृद्धि करता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अनुकुंचन गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति जो होता है बच्चों, वह छुई मुई के पौधा पर होता है। अगर आप छुई मुई के पौधों को जाकर के स्पर्श कीजिएगा, छुइएगा, तो उसमें है ना अनुकुंचन की गति होती है और उनके पत्तियां सिकुड़ने लगती है और सिकुड़ करके वो मुरझा जाती है। तो आपको याद रखना है, अनुकुंचन की गति किस पौधों पर होती है? छुई मुई के पौधे, जिसे हम लोग लाजवंती का पौधा भी कहते हैं। अर्थात जब हम उसे छूते हैं तो वो मानो लजा जाती है, इसलिए उसे हम लोग छुई मुई पौधा को लाजवंती पौधा भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमने अभी तुरंत पहले, कुछ समय पहले ही आपको बताया है। चलिए अगला सवाल है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्नाशय में पाई जाती है, जो मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। तो क्या कहा? लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। यह भी याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ध्यान दीजिए, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग चीनी रोग या इसे SUGAR शुगर रोग या इसे डायबिटीज भी कहा जाता है। इसे हम लोग डायबिटीज रोग भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिए कि अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या सहायक होता है? तो उसके लिए आयोडीन सहायक होता है। कौन सहायक होता है? आयोडीन उसको मदद करता है, तब जाकर के थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। कौन सहायता करता है? तो आयोडीन सहायता करता है। कौन सहायता करता है? आयोडीन सहायता करता है। आयोडीन का संकेत क्या होता है? आई होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40वां सवाल है, लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती है, जो पुरुषों का एक अंग है। चलिए अगला सवाल है, ऑक्सिन पादप हार्मोन
पौधों के किस क्रिया में सहायक होता है? ध्यान दीजिए बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पौधों में वृद्धि करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ऑक्सिन को पादप का वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इसलिए ऑक्सिन हार्मोन को पादप का वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। और मानव का वृद्धि हार्मोन किसको कहते हैं? एसटीएच हार्मोन को, जो कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, जो पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, वहीं से स्रावित होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है तंत्रिका तंत्र का भाग है। ध्यान दीजिए, तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क भी है, तंत्रिका तंत्र का भाग रीढ़ भी है, तंत्रिका तंत्र का भाग मेरुरज्जु भी है, अर्थात आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र का भाग इनमें से ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कहा गया? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अर्थात ये तीनों हार्मोन कहां से स्रावित होता है? बच्चों इस हार्मोन को ध्यान दीजिए बच्चों, यह हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। एक बात और बच्चों, ये तीनों हार्मोन केवल स्त्रियों में पाया जाता है ना? ये तीनों हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये हार्मोन पुरुषों में नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन जो है अंडाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियोल, इनमें से सभी के सभी मादा जनन हार्मोन हैं। इनमें से सभी के सभी मादा जनन हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? निम्नलिखित में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो ब्रिसन की जो ग्रंथि है वह हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। ब्रिसन की जो ग्रंथि है वह हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन, अर्थात कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, अर्थात हमारे शरीर में, हमारे अर्थात मानव शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का संपादन किसके द्वारा होता है? तंत्रिका के द्वारा होता है, रसायनों के द्वारा होता है, अर्थात आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ध्यान दीजिए बच्चों, एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह वृद्धि रोधक रसायन है जो पौधों की वृद्धि को रोक देता है और पौधों को बौना बना देता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ABC भी कहते हैं। ये पौधों में हार्मोन के रूप में पाया जाता है। इस हार्मोन के स्रावित होने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, अर्थात पौधे बौने हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है, वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। चलिए अगला सवाल है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक है। बीज रहित पौधे, ध्यान दीजिए, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होने वाला आपका ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों है। याद रखिएगा कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में जिब्रेलिन और ऑक्सिन दोनों ही हार्मोन सहायक है, इसलिए आपका यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हो सकता है बच्चों एक आपको दे दे ऑक्सिन और एक दे दे आपको जिब्रेलिन, और यहाँ पर आपको कह दे जैसे बी सी दिया, अगर आपका डी ऑप्शन रह गया बी एवं सी दोनों, तो भी आपका राइट आंसर डी ही हो जाता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चों कि फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एथिलीन का, जिसको हम लोग एथाइलिन भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एथाइलिन भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? आखिर मस्तिष्क का कौन सा ऐसा
भाग है जो हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ श्वसन गति को भी नियंत्रित करके रखता है, तो वह मेडुला है। वह कौन है? मेडुला। वह कौन है? मेडुला है जो हमारे हृदय की गति को और श्वसन की गति को नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? हमारे मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम में है। कहां है? सेरिब्रम में है। इसलिए सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। हार्मोन कहां से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंदर की ग्रंथि से स्रावित होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला सवाल है, एड्रोजेन क्या है? तो एड्रोजेन एक नर लिंग हार्मोन है, अर्थात एड्रोजेन एक पुरुष लिंग हार्मोन है। याद रखिएगा इसे भी बच्चों। चलिए अगला सवाल है, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एस्ट्रोजेन एक स्त्री हार्मोन है, इसलिए वो आपका अंडाशय से स्रावित होगा। किससे स्रावित होगा? अंडाशय से स्रावित होगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, वृषण में भी जो ग्रंथि वो भी है, लेकिन यकृत और लीवर जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपको याद रखना है। तो इससे बच्चों एक प्रश्न और आता है। एक प्रश्न ये आता है कि हमने पढ़ा है, हमने आपको बताया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है, लेकिन आपको प्रश्न पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आप चारों खाने चित हो जाइएगा। आपको याद रखना है कि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है। कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि है। वो भी सवाल हमने इसमें डाला है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ध्यान दीजिए कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, अर्थात पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। कौन सा है? वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है, अर्थात जब मधुमक्खी किसी को काटती है या डसती है तो उसके डंक में एक अम्ल रहता है। उस अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? मेथेनोइक अम्ल। जो यह अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है तो दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो कौन सा हार्मोन है बच्चों? कौन सा अम्ल है बच्चों? मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। बच्चों यह अम्ल चींटी में, लाल चींटी में भी पाया जाता है। याद रखिएगा, यह अम्ल जो है लाल चींटी में भी पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। यह सवाल इस साल एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कि हमारे शरीर के संतुलन को कौन बनाए रखता है? हमारे शरीर के संतुलन को सेरिबेलम, ध्यान दीजिए, सेरिबेलम बना करके रखता है। हमारे शरीर को संतुलित बनाने का काम सेरिबेलम का है। किसका है? सेरिबेलम का है, जिसे हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। अगला है, किशोरा अवस्था में
होने वाले शारीरिक परिवर्तन के क्या कारण है। ध्यान दीजिए बच्चों कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है तो उसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होना और एस्ट्रोजन हार्मोन, इन दोनों का स्राव होना। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात ए और बी दोनों, इन दोनों हार्मोन के स्रावित होने से किशोरावस्था में शरीर में विकास होता है और शरीर में परिवर्तन आ जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन क्या है, तो यह मानव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, मानव हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कि बच्चों हम लोग पशुओं और पौधों, ध्यान दीजिए, बच्चों पौधों और पशुओं की कोशिका के बारे में अगर हम लोग को जानकारी लेना है तो हम लोग को कोशिका विज्ञान का अध्ययन करना होगा, साइटोलॉजी का अध्ययन करना होगा। कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी का अध्ययन करना होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। चलिए अगला सवाल है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है एक पुरुष हार्मोन है जो वृषण से स्रावित होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, अर्थात रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। तो रक्तचाप को एड्रिनल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्तचाप को एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि मस्तिष्क का औसत भार, हमारे मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो आपका राइट आंसर 1.4 केजी हो जाएगा। बच्चों आपको याद रखना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। इसलिए आप 1400 ग्राम को आप कह सकते हैं 1.4 केजी, 1 केजी 400 ग्राम। अगला सवाल है, मेरुरज्जु कहां से मिलता है। मेरुरज्जु कहां जाकर के मिलता है। तो मेडुला से जाकर के मिलता है। किससे जाकर के मिलता है, मेडुला से जाकर मिलता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही नहीं है। तो इनमें से बच्चों देखिए, आंख, नाक, कान ये सभी संवेदी ग्राही है, लेकिन मस्तिष्क आपका संवेदी ग्राही नहीं है। चलिए अगला सवाल है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन अगर बन रहा है तो उसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला सवाल है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है, जिसे हम लोग एथाइलिन भी कहते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है ना। कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। अगला सवाल है, मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। तो हम लोग बच्चों नाक के द्वारा जिस सेंट को ग्रहण करते हैं वह हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क, ध्यान दीजिए, वह हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के केंद्र के द्वारा हम लोगों को किसी गंध की अनुभूति होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाती है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, इनामेल कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों कि खोपड़ी के
खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों, विभिन्न भागों से संकेत प्राप्त होता है, सूचना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संकेत, विभिन्न प्रकार की सूचना, या हम इसे कहते हैं चेतना भी जागृत होती है। चेतना जागृत होती है, चेतना जागृत होती है ना। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि का आकार होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है, छोटे मटर के दाने के समान होता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि प्रकाश अनुवर्तन में पौधा का जड़ किस दिशा में गति या वृद्धि करती है? प्रकाश अनुवर्तन में, प्रकाश अनुवर्तन में पौधों के तने, पत्तियां, ये सब प्रकाश की दिशा में गति करते हैं, जबकि पौधों की जड़ गुरुत्वाकर्षण नीचे धरती की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। अगर इसी सवाल में कह देता कि पौधों के तने किस दिशा में वृद्धि करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रकाश की दिशा में। किसकी दिशा में? प्रकाश की दिशा में। चलिए अगला सवाल है, लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। बच्चों, इसी हार्मोन के स्रावित होने से हम लोगों को गुस्सा, क्रोध आता है। ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था? इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिंग महोदय ने किया था। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिंग महोदय ने किया था। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। तो हृदय की धड़कन को थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन है, जो हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करता है। चलिए अगला, शरीर के तापमान को किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो आप देखिएगा गर्मी के समय में शरीर ठंडा रहता है और ठंडी के समय में शरीर गर्म रहता है। तो ये जो इसको कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है, यह नियंत्रित करने का जो ग्रंथि है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? तो जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स अर्थात रासायनिक पदार्थ, हार्मोन्स को हम लोग रासायनिक पदार्थ भी कह सकते हैं, तो दोनों के द्वारा होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? बच्चों, ये सवाल आज के क्लास का अंतिम सवाल है और ये 88 नंबर सवाल है। बच्चों, हमने इस चैप्टर में कुल 88 ऑब्जेक्टिव सवाल को सिलेक्ट किया था, तो उनमें से देखिए ये आपका अंतिम सवाल क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियां से होता है। किससे होता है? पत्तियां से होता है। बच्चों, आज आपका हमने बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के कुल 88 सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपके बीच रखा और आपको एक एक करके बताया। बच्चों, आप लोग सबसे पहला काम डिराज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसका यूट्यूब लिंक आपके स्क्रीन पर है और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों, देखिए एक अलग अंदाज की चीज, ये क्या है? ध्यान दीजिए। हवाओं के भरोसे मत उड़ो, हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है।
हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, पतंगे उड़ा करती है। तो बच्चों, आप अपने आप पर हौसला रखिए, अन्य किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कीजिए, है ना। अर्थात आपको क्या करना है, पतंग की तरह नहीं उड़ना है, पतंग की तरह नहीं उड़ना है, पंछी की तरह उड़ना है। बच्चों, जब पंछी किसी डाली पर बैठती है तो उसे डाली के टूटने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसे डाली पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसे अपने पंख पर विश्वास है कि अगर डाली टूट भी जाए तो मैं पंख से उड़ सकती हूं और अपना जीवन बचा सकती हूं। इसलिए बच्चों, अपने आप पर भरोसा रखिए और आप अपनी तैयारी, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तैयारी करते रहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और हम आपको क्या बताए थे, अब की बार 450 पार। जय डिराज क्लासेस, जय बिहार। धन्यवाद।